सुनी होंगी, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सेल्स बनते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स कि अभी इनको ये आप ये कह लें कि असाइन नहीं किया गया कि ये लंग के सेल्स बनेंगे या लीवर के सेल्स बनेंगे या इंटेस्टाइन के सेल्स बनेंगे या किडनी के सेल्स बनेंगे, किस ऑर्गन के सेल्स बनेंगे, किस टिश्यू के सेल बनेंगे या ब्लड सेल्स बनेंगे, इनको ये साइन नहीं किया गया। ये सिंपली सेल्स हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। देन टोटीपोटेंट का क्या मतलब है? टोटी मीन्स टोटल, टोटीपोटेंट मीन्स कि इनके अंदर ये, पोटेंट मीन्स पोटेंसी, तो इनके अंदर ये पोटेंसी है ये किसी भी टाइप के सेल टाइप में डिवाइड हो आगे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं आगे वो एक्टोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं, मीजोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं, एंडोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और ये शायद आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग जो है ये टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इट मीन्स कि जो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं देन वो आगे फर्दर प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो एक्टोडर्म है उससे आगे फर्दर कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से बनते हैं और एंडोडर्म से कौन कौन से बनते हैं। जो एक्टोडर्म है वो उससे स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनता है, जो मीजोडर्म है उससे जो है वो ब्लड सेल्स बनते हैं, और जो एंडोडर्म है उससे फिर इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं जैसे कि लंग्स, पेनक्रियास वगैरह। तो ये जो है मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मीन्स कि उनके अंदर लिमिटेड पोटेंसी होती है। लिमिटेड पोटेंसी मीन्स कि जैसे मीजोडर्म के सेल्स हैं तो उनके अंदर लिमिटेड पोटेंसी है कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि वो ब्लड सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं या हार्ट मसल्स के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। जो एक्टोडर्मल लाइनिंग के सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मीन्स कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि वो स्किन और नर्वस सिस्टम बना सकते हैं। तो वो उनकी जो पोटेंसी है दे आर मल्टीपोटेंट। लेकिन टोटीपोटेंट जो है वो किसी भी टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट जो है वो मैनी टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। मल्टीपोटेंट जो है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जो आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू अदर सेल टाइप्स। आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में टोटीपोटेंट स्टेम सेल से शुरू हुआ और उसके बाद आगे फर्दर लंग्स बन रहे हैं, पेनक्रियास, हार्ट मसल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्किन, न्यूरॉन्स और बहुत सारी तरह के और सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन आगे फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेम सेल की वो है सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल का क्या मीनिंग होता है कि एक तो आप देख रहे हैं कि ये जो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये डिफरेंशिएट होके आगे फर्दर सेल टाइप्स बना रहा है, ठीक है। एक तो ये कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है। एक जो है प्रॉपर्टी होती है वो है सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल का क्या मीनिंग है कि ये जो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये डिवाइड होके या ये आगे जो है वो दोबारा से टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना दे। वो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो दोबारा से डिवाइड होकर दोबारा से टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना दे, उसको कहते हैं सेल्फ रीन्यूअल। तो स्टेम सेल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं लेकिन आगे जाके ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये सेल्फ रीन्यूअल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका कैंसर से क्या लिंक है। नाउ कैंसर स्टेम सेल्स। कैंसर स्टेम सेल्स क्या होते हैं? वी नो दैट ट्यूमर्स आर अ मिक्स ऑफ सेल्स के ट्यूमर में बहुत सारी तरह के सेल्स होते हैं। ओनली सम प्रोलिफरेट जिसको कहते हैं कैंसर स्टेम सेल्स। अब वो जो ट्यूमर में बहुत सारी तरह के सेल्स होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट हो सकते हैं। वो जो सेल्स हैं जो ट्यूमर के अंदर वो सेल्स जो प्रोलिफरेट हो सकते हैं वो कौन से सेल्स हैं? दे आर कैंसर स्टेम सेल्स। वो कैसे प्रोलिफरेट होते हैं? वो प्रोलिफरेट होते हैं मीन्स आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई होते हैं या स्प्रेड होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल मीन्स के एक जो वो सेल है स्टेम सेल वो दोबारा से वही सेल बना देगा, वो दोबारा से वही सेल बना देगा और इस तरह ट्यूमर की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं होगी। मोर कॉमनली फाउंड इन ल्यूकीमियाज के ब्लड कैंसर में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं कैंसर स्टेम सेल्स एंड इन दी सॉलिड ट्यूमर्स। यहाँ दोबारा ये मैंने एक डायग्राम लगाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
कि स्टेम सेल क्या, आप देख सकते हैं सेंटर में एक स्टेम सेल है और उससे आगे फर्दर उसके फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं, दैट इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, फाइट दी अपोप्टोसिस जो कि सेल प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। आगे दिया हुआ है कि वो कितनी टाइप के सेल्स में आगे डिफ्रेंशिएट हो सकता है, मसल्स में, बोन में, फैट सेल्स में, कार्टिलेज में, और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। स्टेम सेल एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है कि इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं हमें पता कि ये आगे जाके स्किन सेल बनेगा या नर्वस सिस्टम का बनेगा या इंटेस्टाइन का सेल बनेगा, ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। लेकिन आगे जाते हुए ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेट, तो स्टेम सेल जो है या तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू अदर सेल टाइप्स, या स्टेम सेल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होकर दोबारा से एक और स्टेम सेल ही बना देगा। इसको सेल्फ रेप्लिकेट या सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी कहते हैं स्टेम सेल की। तो अगर एक ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट है, कैंसर स्टेम सेल जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर तो सेल्फ रिन्यूअल की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेल्फ रिन्यू होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, तो ट्यूमर की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं होगी। जो भी आप ट्रीटमेंट भी देते रहेंगे ट्यूमर की पॉपुलेशन कम नहीं होगी, क्योंकि अगर एक भी स्टेम सेल रह गया वो स्टेम सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा या सेल्फ रिन्यू होता रहेगा, सेल्फ रिन्यू होकर दोबारा से वो स्टेम सेल बनाता रहेगा। इट मीन्स कि वो जो ट्यूमर है वो ट्यूमर की पॉपुलेशन रिग्रेशन नहीं होगी, ट्यूमर कम नहीं होगा, ट्यूमर जो है वो एज इट इज रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेम सेल जो है इधर स्टेम सेल से जो सेल बने उसको प्रिकर्सर सेल कहा गया। प्रिकर्सर सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं जो स्पेशलाइज सेल टाइप्स के, वो नर्वस सिस्टम के सेल बन रहे हैं या वो आगे स्किन के सेल बन रहे हैं, आगे फर्दर डिफरेंट टाइप के सेल्स बन रहे हैं। एक बैकवर्ड एरो लगा हुआ है जिसको रिप्लेनिशमेंट कहा गया। रिप्लेनिशमेंट या सेल्फ रिन्यूअल या सेल्फ रेप्लिकेट एक ही बात है कि रिप्लेनिशमेंट मीन्स या सेल्फ रिन्यूअल मीन्स कि स्टेम सेल अगर दोबारा स्टेम सेल बना दे। ये बैकवर्ड एरो अक्सर ये यूज़ किया होता है स्टेम सेल के लिए। इट मीन्स कि स्टेम सेल या तो आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं या वो सेल्फ रिन्यू होकर दोबारा से स्टेम सेल बना देते हैं। कैंसर स्टेम सेल्स जिसको एब्रीवेट किया जाता है CSC, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? माइनर पॉपुलेशन इन ट्यूमर दैट इज 0.1 टू अ फ्यू परसेंट, के एक ट्यूमर में सिर्फ 0.1% या फ्यू परसेंट जो है वो कैंसर स्टेम सेल्स होते हैं। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ रीन्यूइंग, कि ये सेल्फ रीन्यू होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इनफिनिट प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल, कि ये इनकी सेल्फ रीन्यूइंग प्रॉपर्टी है। एक स्टेम सेल है वो सेल्फ रीन्यू होकर एक और दोबारा से स्टेम सेल बना देगा, जो और स्टेम सेल्स बन रहे हैं वो और आगे जाके और स्टेम सेल्स बना देंगे। इस तरह से स्टेम सेल्स की जो है वो इनफिनिट जो प्रोलिफरेशन होती रहेगी, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे इन नंबर। देन एनहेंस्ड रेजिस्टेंस टू ड्रग्स, रेडिएशन एंड सेल स्ट्रेस। तो ये जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं इन पे ना तो ड्रग्स का कोई आप कहेंगे इफेक्ट होगा, ना इन पे रेडिएशन का कोई इफेक्ट होगा, ना इस पे सेल स्ट्रेस का कोई इफेक्ट होगा, ना तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं या जिसको ड्रग्स के ज़रिए ट्रीट किया जाता है कैंसर को, या रेडिएशन यूज़ करते हैं, या सेल स्ट्रेस जो है या प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है उसकी वजह से इनमें से किसी भी चीज़ का जो है वो इफेक्ट नहीं होगा ऑन दी कैंसर स्टेम सेल्स। इट मीन्स कि अगर एक ट्यूमर ऐसा बन गया जिसके अंदर कैंसर स्टेम सेल्स हैं तो उसके रिजल्ट में जो है वो इंक्रीज प्रोलिफ्रेशन होती रहेगी और वो ट्यूमर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा और किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का उस पर इफेक्ट नहीं होगा। देन ट्यूमेरिजेनिक, ये ट्यूमेरिजेनिक होते हैं, मीन्स ये जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं इनमें ट्यूमर बनने की प्रॉपर्टी होती है, गिव राइज टू अदर सेल टाइप्स इन ट्यूमर। एसोसिएटेड विद द मेटास्टेसिस एंड रीलैप्स। मेटास्टेसिस मीन्स के ये बिनाइन ट्यूमर नहीं रहते, फिर ये आर एसोसिएटेड विद मेटास्टेसिस के ये दूसरे और एरियाज में भी स्प्रेड हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं डायग्राम में कि कैंसर स्टेम सेल्स हैं जो कि रेड से शो किए गए हैं और कैंसर सेल्स हैं जो कि येलो से शो किए गए हैं। जब एंटी कैंसर ड्रग दी गई तो जो येलो से कैंसर सेल्स थे वो तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन जो कैंसर स्टेम सेल्स थे वो और ज़्यादा प्रोलिफरेट होते रहे, सेल्फ रीन्यू होते रहे और उन्होंने दोबारा से जो है वो ट्यूमर की पॉपुलेशन बना दी। रीलैप्स मतलब होता है कि दोबारा से जो है वो ट्यूमर का बन जाना, रीलैप्स हो जाना, उसका दोबारा से उसका इंक्रीज हो जाना। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसर सेल्स जो थे उन पर तो रेडिएशंस का या कीमोथेरेपी का इफेक्ट हुआ और वो तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं वो रीन्यू, क्योंकि उनकी सेल्फ रीन्यूअल प्रॉपर्टी है, वो मल्टीप्लाई हो जाते
जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो दोबारा से ट्यूमर की ग्रोथ कर देते हैं, जिसको रिलैप्स कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ CSC सर्वाइवल मीन्स कैंसर स्टेम सेल्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। कैंसर सेल्स जो है उन पर ड्रग का असर हो सकता है, लेकिन कैंसर स्टेम सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता ड्रग्स का। और उसके बाद जो है वो अगर एक भी स्टेम सेल रह जाएगा तो वो रिलैप्स करके दोबारा से ट्यूमर बना देगा। मेटास्टेसिस एंड relapse आर इन्वॉल्व इन मोर देन 90% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स। क्योंकि कैंसर अगर किसी एक ऑर्गन में होगा तो उसको ट्रीट करना इजी है, लेकिन अगर उसकी मेटास्टेसिस हो गई, वो मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, वो बॉडी के और ऑर्गन्स में स्प्रेड कर गया, तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर डेथ्स जो होती हैं वैसी एक तो मेटास्टेसिस की वजह से होती हैं, दूसरी रीलैप्स की वजह से होती हैं कि अगर एक भी स्टेम सेल रह गया है, उनकी कीमोथेरेपी हुई, कैंसर के सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, या जो है वो रेडिएशन हुई, रेडियोथेरेपी हुई, कैंसर के सेल्स ख़त्म हो गए, एक भी स्टेम सेल बच गया तो वो दोबारा से और ट्यूमर सेल्स बना देते हैं। स्ट्रेटजीज टू इरेडिकेट CSCs आर एन अर्जेंट टॉपिक इन कैंसर रिसर्च। ओके, लीव इट, दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। नाउ द कैंसर स्टेम सेल्स, यहाँ पे दो थीरीज दी गई हैं। एक है स्टोकेस्टिक कैंसर मॉडल, दैट इज वो जिसमें है नो स्टेम सेल, कि ऐसा कैंसर जिसमें कोई भी स्टेम सेल नहीं है। इसमें क्या है, ऑल सेल्स इन द ट्यूमर हैव द सेम एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू ट्यूमर इनिशिएशन एंड ग्रोथ। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। दो सेल्स हैं वो एक टाइप के हैं जिसको ग्रीन से शो किया गया, दो सेल्स हैं वो एक और टाइप के हैं जिसको ब्लू से शो किया गया, दो सेल्स एक और टाइप हैं जिसको सी से शो किया, येलो से शो किया गया। देन इनमें इक्वल पोटेंशियल है कि वो आगे फर्दर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब ये सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ हो रही है। तो स्टोकेस्टिक कैंसर मॉडल मींस के ऐसा कैंसर जिसके अंदर कोई भी स्टेम सेल्स ना हो। दूसरा जो मॉडल है दैट इज कैंसर स्टेम सेल थ्योरी। कैंसर स्टेम सेल थ्योरी क्या है, जिसमें ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स कैन इनिशिएट एंड मेंटेन द ट्यूमर ग्रोथ, जिसको कहते हैं कैंसर स्टेम सेल्स। कि इसमें सिर्फ जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं वो ही आगे ट्यूमर बना सकते हैं, बाकी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते और बाकी सेल्स जो हैं वो ट्यूमर नहीं बनाते। ये कैंसर स्टेम सेल थ्योरी में आप देखें कि यहाँ पे सेल्स शो किए गए हैं। एक सेल जो है वो ग्रीन से शो किया गया है, एक अनदर टाइप ऑफ सेल जो है वो ब्लू से शो किए गए हैं, अनदर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो येलो से शो किए गए हैं, लेकिन एक सेल है जो रेड से शो किया गया। ये जो रेड वाला सेल है ये स्टेम सेल है, तो यही सेल जो है ये आगे सेल्फ रीन्यूअल की इसकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ रीन्यू होके ये आगे ट्यूमर ग्रोथ करेगा, जिसे इट मीन्स कि ट्यूमर बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाले जो सेल्स हैं आगे जो ग्रीन से शो किए गए हैं, ब्लू से शो किए गए हैं, येलो से शो किए गए हैं, ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई होके ये ट्यूमर नहीं बना रहे, इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज नहीं हो रही और ये ट्यूमर भी नहीं बना रहे। तो कैंसर स्टेम्स, यहाँ पे दो थ्योरीज हैं कैंसर के लिए, एक जिसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व है और एक जिसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। जिसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते दैट इज नोन एज स्टोकेस्टिक कैंसर मॉडल। अगेन हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैंसर स्टेम सेल्स में कि एक इनिशियल ट्यूमर है, ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ जो ब्लू वाले सेल्स हैं और सेंटर में स्टेम सेल्स जो हैं वो शो किए गए हैं रेड से। देन जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई भी ट्रीटमेंट कैंसर के अगेंस्ट दिया जाए, कीमोथेरेपी की जाए या रेडियोथेरेपी की जाए, तो करंट कैंसर ट्रीटमेंट, कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जब दिया गया तो जो सराउंडिंग पे कैंसर सेल्स थे वो तो उससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो सेंटर में सेल्स हैं जो कि रेड और ब्राउन से शो किए गए हैं, वो क्योंकि स्टेम सेल्स हैं तो उन पे किसी भी ट्रीटमेंट का असर नहीं होगा एंड दे विल सर्वाइव। तो कैंसर स्टेम सेल्स जो है दे विल सर्वाइव, और उसके बाद वो स्टेम सेल्स जो है वो दोबारा से सेल्फ रीन्यूअल की प्रॉपर्टी के जरिए या मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर अगेन जो है वो ट्यूमर बना देंगे, दैट इज रिकरिंग ट्यूमर, के दोबारा से रिलैप्स हो जाएगा ट्यूमर का। सो अंटिल देयर इज इवन वन स्टेम सेल रिमेनिंग, चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, एक स्टेम सेल भी अगर रह जाएगा तो वो दोबारा से सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी के जरिए दोबारा से ट्यूमर बना देगा। इसीलिए ट्यूमर का जो है वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता है और कहा जाता है कि ट्यूमर जो है इसका बार बार रीलैप्स होता है, और इसीलिए हर साल उनको चेक किया जाता है कि अगर ट्रीटमेंट हो भी गया और पेशेंट जो हैं वो सर्वाइव कर भी गए कैंसर से और वो हेल्दी इंडिविजुअल्स बन गए और उनका कैंसर ख़त्म भी हो गया, तो ये देखा जाता है कि कहीं कोई एक ऐसा स्टेम सेल रह गया हो जो दोबारा से कहीं पे कोई ट्यूमर ना बना रहा हो, इसलिए ईयरली बेसिस पे उनके दोबारा से जो है कैंसर का टेस्ट किए जाते हैं और चेक किया जाता है।
अगेन हियर कैंसर स्टेम सेल्स, ये यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्रेन ट्यूमर स्टेम सेल्स जो है वो शो किए गए हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर है। इसमें सराउंडिंग पे जो ब्लू सेल्स हैं दे आर स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स, लेकिन जो सेंटर में रेड सेल्स हैं दे आर दी ब्रेन ट्यूमर के स्टेम सेल्स, दीज आर दी स्टेम सेल्स। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि जहाँ ब्रेन ट्यूमर स्टेम सेल्स टारगेटेड ट्रीटमेंट, ये ब्रेन ट्यूमर के स्टेम सेल का जब ट्रीटमेंट किया गया तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एरो है इसमें आप देख सकते हैं ब्रेन ट्यूमर स्टेम सेल का, जबकि हमें स्टेम सेल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम स्टेम सेल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ट्यूमर खत्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ब्रेन ट्यूमर स्टेम सेल का जो है वो ट्रीटमेंट किया गया, कि सिर्फ टारगेटेड ट्रीटमेंट किया गया है कि सिर्फ स्टेम सेल्स जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जब स्टेम सेल्स ख़त्म होते हैं देन ट्यूमर जो है वो कम होता जाता है, देयर इज ट्यूमर रिग्रेशन। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर बाकी सारा जो ब्लू सेल्स हैं आप देख सकते हैं वो खत्म हो गए हैं, सिर्फ रेड सेल्स रह गई हैं, सिर्फ स्टेम सेल्स रह गई हैं, तो वो जो स्टेम सेल्स रह गए हैं वो दोबारा से कैंसर सेल्स बना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हियर कैंसर स्टेम सेल्स लीड टू ट्यूमर रीग्रोथ, कि सिर्फ जो स्टेम सेल्स रह गए थे उन्होंने दोबारा से सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी से ट्यूमर को रीग्रो कर दिया और यहाँ पे जो है वो ट्यूमर रिकरेंस हो गई या रीलैप्स हो गया या ट्यूमर जो है वो दोबारा से आ गया। तो ये शो कर रहा है कि कैंसर के केस में क्या करना चाहिए कि जो स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं, ट्यूमर स्टेम सेल्स हैं, उनका टारगेटेड ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब तक ट्यूमर स्टेम सेल्स को ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको किल नहीं किया जाएगा, तब तक ट्यूमर जो है उसकी रिग्रेशन नहीं होगी, ट्यूमर ख़त्म नहीं होगा। ओके, नाउ हियर it is shown that the cancer is a multi-step process and there are multiple mutations. This is showing कि कैंसर सिर्फ कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के इसमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, पाथवेज इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी तरह के मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड मल्टीपल म्यूटेशंस। हो ये किसी एक म्यूटेशन की वजह से कैंसर नहीं होता, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस। बिकॉज अगर कोई एक टाइप की म्यूटेशन हो जाए सेल में तो सेल का जो रिपेयर सिस्टम है वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है और तब तक कैंसर नहीं होता जब तक बॉडी का रिपेयर सिस्टम जो है वो फंक्शनल है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाएं और सेल का रिपेयर सिस्टम भी उसको रिपेयर ना कर सके देन कैंसर अकर। सो कैंसर जो है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस। नाउ देर आर प्रोग्रेसिव स्टेप्स। प्रोग्रेसिव स्टेप मीन्स कि जो जब कैंसर होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, कि हर फेज जो है प्रोग्रेसिव मीन्स कि जब एक चीज़ जो है वो पिछली से ज़्यादा होती है इन इंटेंसिटी, या एक चीज़ जो है वो इंक्रीज ही हो रही है और लाइक if there are 3 steps A, B and C, तो B will be more than A, C will be more than B, तो हर स्टेप जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। एज रिलेटेड कैंसर्स कि यहाँ पे आप नीचे ग्राफ दिया गया उसको भी अगर देखें तो ये शो कर रहा है कि एज आदि डायग्नोसिस के जिस तरह से एज बढ़ रही है उस तरह से कैंसर के केसेस भी या चांसेस भी जो है वो इंक्रीज होते हैं। कार्सिनोजेनिक एक्सपोजर टू कैंसर डेवलपमेंट, इसी तरह से जितना ज़्यादा किसी का कार्सिनोजेन जो केमिकल्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं या कोई भी रेडिएशंस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे कैंसर होता है, तो अगर किसी पर्सन का जितना ज़्यादा एक्सपोजर है किसी भी कार्सिनोजेन से उतने ही ज़्यादा कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो है वो लुकीमियाज बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ दी कार्सिनोजेंस। Okay, now is the multi-step process and multiple mutations. What does it mean? कोई कैंसर जो है दैट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाथवेज होते हैं और एक पाथवे जो है वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से इसमें अगर एक भी ये बहुत मल्टी स्टेप साइकिल्स होते हैं या पाथवेज होते हैं, इट मीन्स कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पाथवेज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं एंड मल्टीपल म्यूटेशंस हो। ये किसी एक म्यूटेशन की वजह से कैंसर पोस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई एक या फ्यू म्यूटेशंस हो बॉडी में तो बॉडी का रिपेयर सिस्टम उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो जाएं और बॉडी का रिपेयर सिस्टम उसको रिपेयर ना कर सके देन इट विल लीड टू कैंसर। इट मीन्स कि जो कैंसर है दैट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस। इसमें ट्यूमेरोजेनेसिस होती है कि पहले जो कैंसर सेल्स बनते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स एक्यूमुलेट होकर दे बिकम ट्यूमर्स एंड देयर आर ड्राइवर म्यूटेशंस। Okay, now this is showing
ब्रीफली वी विल गो थ्रू दिस दैट 3 स्टेप्स होते हैं इस कैंसर में. फर्स्ट इज कार्सिनोजेनेसिस, देन इज ट्यूमरिजेनेसिस एंड देन इज द ट्यूमर रेजिस्टेंस. कार्सिनोजेनेसिस मीन्स के सेल्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि उन सेल्स की जो ग्रोथ है वो अनरेगुलेटेड हो जाएगी एंड दे विल बिकम कैंसर. के सेल्स में कुछ चेंजेस आ गई हैं और अब वो सेल्स जो हैं वो ट्यूमर बन सकते हैं. नाउ ट्यूमोरिजेनेसिस की अब जिन सेल्स में चेंजेस आई हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस वो सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, अनरेगुलेटेड उनकी ग्रोथ हो जाएगी, बल्क की फॉर्म में वो सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ ट्यूमर, जैसे कि आप यहाँ पे ट्यूमर का बल्क देख सकते हैं. देन इज द ट्यूमर रेजिस्टेंस. उसके बाद वो ट्यूमर जो है वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं कि किसी भी टाइप का हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी हम उसको प्रोवाइड करते हैं या हम उसको कोई रेडिएशन वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या किसी भी टाइप का यहाँ पे जो एपोप्टोसिस है जो कि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, सेल डेथ का मैकेनिज्म. तो ये जो ट्यूमर सेल्स हैं दे विल शो रेजिस्टेंस टू ऑल दिस. Okay, now the genomic instability and defective DNA repair. What does it mean? बॉडी का जो एक रिपेयर सिस्टम होता है लाइक अगर डीएनए में कोई भी चेंज आ जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज आ जाए, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग जाए, लेट्स से कि अगर थायमिन के साथ बॉन्डिंग एडेनिन ने बनानी है, एडेनिन की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे अटैच हो गया या किसी बेस पेयर में चेंज हो जाए, तो नेचर विल वांट टू नेचर ने आपको एक ऐसा रिपेयर सिस्टम दिया है जो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि उसको अगर एडेनिन की जगह एडेनिन के साथ बॉन्डिंग थायमिन की होनी है, थायमिन नहीं बॉन्ड हो सका, कोई और न्यूक्लियोटाइड या बेस अटैच हो गई है, तो नेचर जो उसको रिवर्ट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी. ये बॉडी में एक रिपेयर सिस्टम नेचर ने दिया. लेकिन अगर वो रिपेयर सिस्टम ही ख़राब हो जाए, अगर उस रिपेयर सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाए और वो उस जो एक चेंज आ गई है, एक म्यूटेशन आ गई है, उसको रिपेयर ना कर सके, तो देन देयर विल बी डेलेटेरियस इफेक्ट्स. उसकी वजह से बहुत सारी तरह की डिजीज़ हो सकती हैं, इवन लाइक कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती हैं और भी बहुत सारी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी कैन अकर बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर. यू शुड रिमेंबर कि जब एक तो प्रॉब्लम जो है अंडरलाइन वो ये है कि डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गई, कोई चेंज हो गई, एक तो वो प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिस सिस्टम ने उसको रिपेयर करना है दैट सिस्टम इज़ ऑल्सो डिफेक्टिव, कि वो सिस्टम भी सही फंक्शनल नहीं कर रहा, सही वर्क नहीं कर रहा, किसी भी एक मॉलिक्यूल मिसिंग होने की वजह से, कोई एक प्रोटीन मिस होने की वजह से या किसी भी वजह से वो रिपेयर सिस्टम भी डिफेक्टिव हो गया है, तो देन देयर विल बी डेलेटेरियस इफेक्ट्स. Okay, now this is very important slide because this is showing how the chronic myelogenous leukemia that occurs. Okay, we have seen that the structural changes in chromosomes are they can be either because of translocation, because of inversion or because of deletion. कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकती हैं. अगर एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाए उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. अगर एक क्रोमोसोम का पार्ट वो इन्वर्ट हो जाए उसको इन्वर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो उसमें चेंज हो जाए, क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा और उसके बहुत ज़्यादा डेलेटेरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं. और एक क्रोमोसोम का पार्ट अगर डिलीट हो जाए उस क्रोमोसोम से तो उसको डिलीशन कहते हैं. तो बहुत सारी तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं क्रोमोसोम्स में. यहाँ पे जो है वो हम ट्रांसलोकेशन को डिस्कस करें. ट्रांसलोकेशन क्या होती है? ट्रांसलोकेशन इज़ व्हेन अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज़ ट्रांसफर टू द अदर क्रोमोसोम. कि एक क्रोमोसोम का पार्ट है वो वहाँ से ब्रेक हुआ और वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाए, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन है वो किन दो क्रोमोसोम्स के बीच में हो रही है? दैट इज़ बिटवीन द क्रोमोसोम 9 एंड द क्रोमोसोम 22. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स? क्रोमोसोम 9 का जो है एक पार्ट आप देख सकते हैं टीलोमियर के पास का जो पार्ट है वो ब्रेक हो रहा है एंड दैट इज़ अटैचिंग इन दी क्रोमोसोम नंबर 22. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 का जो पार्ट ब्रेक हो रहा है वहाँ पे जो जीन है दैट इज़ दी ABL जीन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द ABL जीन ऑन द क्रोमोसोम 9 इनटू द BCR जीन ऑन क्रोमोसोम 22. तो ये क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 के टीलोमेयर के पास जो जीन थी वो ABL जीन थी और वो ट्रांसलोकेट हुई. ट्रांसलोकेट होने का मतलब ये कि वो वहाँ से ब्रेक हो गई, क्रोमोसोम नंबर 9 से वो ब्रेक हो गई और वो अटैच हो गई क्रोमोसोम नंबर 22 पे. क्रोमोसोम नंबर 22 पे वो कहाँ अटैच हुई है? वो BCR जीन के पास जो है वो अटैच हुई है. तो क्रोमोसोम नंबर 9 जो है वो शॉर्टर हो गया है क्योंकि उसका एक पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया है और क्रोमोसोम नंबर 20 उसने अपना एक पार्ट जो है वो ट्रांसलोकेट कर लिया. क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो बिगर हो गया क्योंकि उसने एक पार्ट जो है वो गेन कर लिया है.
ये जो 22 क्रोमोसोम अब 22 क्रोमोसोम में जब एक जीन ऐड हो जाती है, जिसको जो ABL जीन है जब इसमें ऐड हो जाती है, तो इस तरह इस क्रोमोसोम को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज ओनली के क्रोमोसोम नंबर 9 का एक पार्ट जो है, जहाँ पे ABL जीन थी वो ट्रांसलोकेट होकर क्रोमोसोम नंबर 22 पे अटैच हो गया है। कहाँ पे अटैच हुआ है? BCR जीन के पास। इट मीन्स नाउ देर आर 2 जीन्स ABL प्लस BCR। इससे पहले वहाँ पे सिर्फ BCR जीन थी, नाउ देयर 2 जीन्स ABL प्लस BCR। जब ये 2 जीन्स इकट्ठी हो जाती हैं, देन व्हाट हैपेंस, इसके जो सेल सिग्नलिंग कंट्रोल है, जो कि सेल की ग्रोथ को, सेल की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहा होता है, जो वो एक कंट्रोल सिस्टम है, वो लॉस्ट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो है वो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया हो जाता है। तो ये ल्यूकीमिया जो है, या ये कैंसर जो है, वो किस वजह से हो रहा है? वो ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है, और उस ट्रांसलोकेशन की वजह से इतने ज़्यादा डेलीटीरियस इफेक्ट है कि ब्लड कैंसर हो रहा है। सो लाइक हमने देखी थी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स के, वो ट्रांसलोकेशन हो सकती है या इन्वर्जन या डिलीशन। तो ये यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसलोकेशन के रिजल्ट में कितने ज़्यादा सिवियर जो है वो केसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे सेल सिग्नलिंग कंट्रोल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा इन 2 जीन्स के इकट्ठे होने की वजह से। इट मीन्स कि जो ये कंट्रोल कर रहा था कि सेल्स को कितना डिवाइड होना है आगे, या डिवाइड होना चाहिए सेल्स को या नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। सेल्स जो है अनरेगुलेटेड डिवीजन में, अनरेगुलेटेड ग्रोथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह के ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसके रिजल्ट में ल्यूकीमिया हो जाता है। Now is the Philadelphia chromosome. What is Philadelphia chromosome? As we have seen, it is the first tumor-specific chromosomal change discovered by Noel and Hungerford in 1960. It was named after the city in which it was discovered. इसको Philadelphia chromosome इसलिए कहा जाता है because it was discovered by these 2 scientists, Noel and Hungerford, and in Philadelphia. It is a shortened chromosome 22 resulting from a reciprocal translocation of parts of chromosome 22 and 9. As we have seen कि क्रोमोसोम नंबर 9 का पार्ट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे लग जाता है या ट्रांसलोकेट हो जाता है। तो वो जो उस ट्रांसलोकेशन के रिजल्ट में वो जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, उसको देन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नेम से जाना जाता है। Here in this slide you can see chronic myeloid leukemia के हिस्टोपैथोलॉजी में कि अगर कोई भी आपने कैंसर सेल लिया हुआ है इस तरह का क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया का, तो उसको उसकी आप हिस्टोलॉजी करें और उसको आप देखें तो आपको ये इस तरह से नज़र आएंगे। और यहाँ पे शो किया गया है नीचे डायग्राम में कि ये बोन मैरो में ये प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं या ये माइलाइड सेल्स होते हैं, जिनको कहा गया स्टेम सेल्स फ्रॉम दी बोन मैरो। इसके बाद ये फर्दर और टाइप के ब्लड सेल्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स बन रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स बन रहे हैं, प्लेटलेट्स बन रहे हैं। और इट मीन्स कि जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं या माइलाइड सेल्स हैं ये होते बोन मैरो में। उसके बाद ये आगे फर्दर इन्होंने जो भी टाइप के ब्लड सेल्स बनाने होते हैं ये वो बनाते हैं, और फिर वो ब्लड सेल्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो अगर प्रोजेनिटर सेल्स या माइलाइड सेल्स ही ज़्यादा बन रहे हैं तो उनसे जो आगे फर्दर ब्लड सेल्स बने हैं वो भी ज़्यादा बनेंगे, और ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा जो सेल्स हैं वो एंटर हो जाएंगे, एंड दैट इज़ कैंसर। Now chronic myelogenous leukemia, that is abbreviated as CML, also known as chronic myeloid leukemia. Now leukemia we know that is blood cancer. ब्लड कैंसर मीन्स के ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में अगर बन रहे हैं, दैट विल कॉज अ कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया क्या होता है? माइलोजेनस मीन्स कि माइलाइड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं। माइलाइड सेल्स जो हैं ये ब्लड के ये प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, यानी इस टाइप के सेल्स हैं जो कि आगे फर्दर और ब्लड सेल्स बनाते हैं, लाइक ग्रैनुलोसाइट्स बनाएंगे, ल्यूकोसाइट्स बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे। मीन्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे फर्दर और टाइप के ब्लड सेल्स को बनाते हैं। लेकिन अगर ये माइलाइड सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स के ये आगे ब्लड सेल्स भी ज़्यादा बनाएंगे जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वो ब्लड सेल्स जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे तो वो ब्लड कैंसर कोज करेंगे, क्योंकि जिस एनीथिंग लाइक सेल्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेस में जो भी सेल्स बनते हैं तो वो कैंसर कोज करते हैं, चाहे वो सोमैटिक सेल्स हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हैं। कोई भी सेल्स जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बनेंगे तो वो कैंसर कोज करते हैं। सो क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया क्या होता है? इट इज़ अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. It is a form of leukemia characterized by the increased and unregulated growth of the myeloid cells. कि जो माइलाइड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं
उनकी अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, मीन्स कि जो चेक पॉइंट होता है G1 फेज एज फेज G2 फेज में जो चेक पॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ये अनरेगुलेटेड इनकी ग्रोथ होती जाएगी और ये इंक्रीज हो जाएंगे माइलाइट सेल्स इन दी बोन मैरो। माइलाइट सेल्स क्योंकि बोन मैरो में होते हैं तो माइलाइट सेल्स जो है बोन मैरो में ज़्यादा बनेंगे एंड दी एक्यूमुलेशन ऑफ दी सेल्स इन दी ब्लड। पहले ये बोन मैरो में होते हैं और उसके बाद जब बोन मैरो से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सो ब्लड स्ट्रीम में जब माइलाइट सेल्स ज़्यादा हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दे विल कॉज कैंसर नोन एज chronic myeloid leukemia. Now, chronic myeloid leukemia is caused by a rearrangement or translocation of genetic material between chromosome number 9 and 22. This translocation is written as TT means translocation 922. 9 means 9 से एक जीन जो है वो ट्रांसलोकेट हो रही है और अटैच हो रही है 22 पे. Fuses part of the ABL1 gene from chromosome number 9 with part of the BCR gene from chromosome 22, creating an abnormal fusion gene called BCR-ABL1. I think now it must be clear to you.